Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of 12th class, Organism and Populations. आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी 12th क्लास के इल्म हयातियात से नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इस सबक में से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंट के अंदर या माहौल के अंदर कौन कौन से गैर हयाती अज्जा या गैर हयाती अवामिल शामिल है, माहौल में मौजूद है, उन गैर हयाती अवामिल के बारे में हम आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो इन अवामिल में से सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला जो अवामिल है वो है टेम्परेचर या फिर दर्जे हरारत। ठीक इसी तरह जो दूसरा अवामिल है वो है वाटर या फिर पानी। तीसरा है लाइट या फिर रोशनी। चौथा है सॉइल। तो हम इन तमाम अवामिल को जो है तो वन बाय वन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है इल्म हयातियात या फिर बायोलॉजी 12th क्लास की पेज नंबर 295-96 के ऊपर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको अगर ये टॉपिक इस वीडियो के ज़रिए से आप इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक में इस तरह के सिनॉप्सिस बनाना है। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स इस साइड हेडिंग के अंदर, जिसमें से 3-4 सिनॉप्सिस बनेंगे। उसमें टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। ये 4 सब हेडिंग इसके अंदर मौजूद रहेगी और उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है इसका अवामिल का इन्वायरमेंट के अंदर, उस इम्पोर्टेंट को हमको इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है टेम्परेचर। जो पहला फैक्टर्स है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर वो है टेम्परेचर का, या फिर इसको हम बोलते हैं दर्जे हरारत। अब ये जो दर्जे हरारत या फिर टेम्परेचर है ये अबायोटिक फैक्टर के अंदर आता है, जो मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सबसे अहम बुनियादी फैक्टर है, बुनियादी चीज़ है माहौल के अंदर, जो इकोलॉजिकल रिलेवेंट कहा गया है इसको। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक वर्ड मौजूद है, इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो जुज है वो टेम्परेचर का है या फिर दर्जे हरारत का है। क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज। हमको पता है कुतबैन जो मौजूद होते हैं, कुतबैन के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो वेरीज होगा, वो तब्दील होगा। कहाँ से? सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज। उसकी जो लेवल है सब जीरो लेवल से वो वेरीज होता है कुतबैन के ऊपर। एंड हाई एल्टीट्यूड्स अपवर्ड्स अप टू 50 डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट ऐसे रीजन होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाई लेवल का टेम्परेचर वहां पे पाया जाता है। तो ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड जो है समंदरी सतह के ऊपरी लेवल को, जहां पर ये टेम्परेचर वेरीज होगा उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। और वहां पे ये जो डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है, गर्मियों के अंदर या समर के अंदर वो 50 डिग्रीज तक के चला जाएगा। आल्सो वेरी सीजनली, इसी तरह मौसम के मुताबिक ये दर्जे हरारत वहां पर
चेंज होता रहेगा, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा वहां के इन्वायरमेंट को। इट डिक्रीज प्रोग्रेसिव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब यहां पे जो पोल्स है, तो पोल्स के ऊपर जो इक्वेटर मौजूद रहेंगे वहां पर ये डिक्रीज होगा। एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप से ये जो है तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, वहां से डिक्रीज होके प्रोग्रेसिव होगा, कम होके बढ़ेगा कहां तक, माउंटेन टॉप्स तक। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, यूनिक हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग। जो हॉट स्प्रिंग रहेगा मस्कन का या रहने के मकाम का, वो यूनिक रहेगा कितना, 80 डिग्री से 100 डिग्री तक, ये यूनिक हैबिटाट है। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इसको कहा जाता है, वहां पर ये जो टेम्परेचर है ये कितना रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां पाया जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजाइम काइनेटिक्स है सेल की, खलिए के अंदर जो एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन रहेंगे, एंजाइम काइनेटिक रिएक्शन जो रहेगी वो अफेक्ट करेगा ये एम्बिएंट टेम्परेचर के जरिए से। खलिए के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के तामुलात पाए जाते हैं जिसको हम एंजाइमेटिक रिएक्शन कहते हैं, तो वही एंजाइमेटिक काइनेटिक्स ये अफेक्ट करेगा टेम्परेचर के जरिए से। एंड दस द एंटायर मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से दूसरी जितनी भी जो एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, इसी तरह अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है किसी भी जानदार की, वो भी इससे अफेक्ट होगी। फ्यू एनिमल्स कैन टॉलरेट एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ जानदार इसको टॉलरेट करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ जानदार नहीं कर सकते हैं। जो वाइड रेंज रहेगी टेम्परेचर की, जैसे 400 डिग्री 100 के ऊपर जो टेम्परेचर है वो वाइड रेंज कहलाएगी, उसे हम कहेंगे यूरीथर्मल। जो हाई लेवल या वाइड रेंज है टेम्परेचर की, उसको हम नाम देते हैं यूरीथर्मल टेम्परेचर। तो इस तरह से जो पहला फैक्टर है, यहाँ पे जो एवरेज सब जीरो लेवल है वो टेम्परेचर कितना है, हाईएस्ट कितना है, लोवेस्ट कितना है, और इस टेम्परेचर के वेरीज होने से वहाँ के इन्वायरमेंट में मौजूद जानदारों की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, या किसी भी जानदार के खलिए के अंदर जो एक्टिविटी एंजाइम काइनेटिक रिएक्शन होते हैं उसके ऊपर क्या असर होता है, ये सब इस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर भी जानदारों के हैबिटाट के ऊपर असरअंदाज होगा। तो किस तरह से होगा ये अभी हमने देखे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो जुज है अबायोटिक फैक्टर या फिर गैर हयाती अज्जा, वो है वाटर या फिर पानी। अब यहाँ पे हमको पता है कि पानी ये सबसे अहम चीज़ है किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए। जहाँ पर पानी है वहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वहाँ पर कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी हैबिटाट वहाँ नहीं पाया जाता। तो जो वाटर है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म। पानी की मौजूदगी ये अफेक्ट करेगी, ये जाहिर करेगी जानदारों के हैबिटाट को, जानदारों के इकोसिस्टम को। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, जैसे मैंने पहले बताया कि जहां पानी है वहां जिंदगी है, तो लाइफ ओरिजिनेट होंगी किससे, वाटर के जरिए से, पानी के जरिए से। इसी तरह डेजर्ट्स इट्स लिमिटेड, डेजर्ट्स के अंदर ये जो पानी की अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी है, ये लिमिटेड रहेगी, है ना, कमयाब रहेंगी। स्पेशल एडाप्टेशन आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। डेजर्ट के अंदर या फिर जिसे हम कहेंगे सहराही इलाके, उस सहरा के अंदर जो लाइफ के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए जो तवाफुक रहेगा वो कैसा रहेगा,
वो स्पेशल ट्रेट को लेकर रहेगा, स्पेशल एडॉप्टेशन या मखसूस तवाफुक को लेकर रहेगा, जो जानदारों को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन वाटर। जो प्लांट की या फिर नबातात की प्रोडक्टिविटी है, उनका जो ग्रो है या नमू होने की जो शरह है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ये पानी की मौजूदगी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जहां जमीन के ऊपर जितना भी प्लांट या नबातात का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पानी के जरिए से या पानी की मिकदार की बनिस्बत वहां पे रिप्रोडक्टिव रहेगा प्लांट का। ठीक इसी तरह लिविंग इन वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, लैक्स एंड रिवर्स हैव ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जो जानदार वाटर बॉडीज के अंदर या पानी के अंदर मौजूद रहते हैं, या फिर जो आबी जानदार होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम रहेंगे, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये एक अलहदा चीज है। इसमें भी जो पानी के जानदार है, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल है, जो आबी जानदार है, उनके लिए जो केमिकल कंपोजिशन है, जैसे मिसाल के तौर पर पीएच ऑफ वाटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ वाटर, जैसे समंदरी पानी का पीएच, ठीक इस तरह मीठे पानी का पीएच। अब इस पीएच की लेवल को मेंटेन रखना, इस पीएच की लेवल तक जानदार अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ये दिया है यहाँ पे पैरामीटर 1, जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए। इसी तरह से जो डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, जो हल शुदा जो नमकियात का इर्तिकाज जिसको हम कहेंगे, जैसे हम डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीटी। अब ये पीपीटी क्या है? पीपीटी इज नथिंग बट द पार्ट्स पर 1000। ये यूनिट है डिजोल्व ऑक्सीजन या डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को नापने की। इस तरह से पीपीटी के अंदर या पीपीएम के अंदर वो मेजर किया जाता है। जो डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, पार्ट्स पर 1000 के लिए यूनिट के अंदर वो नापा जाता है, मेजर किया जाता है, या पार्ट्स पर मिलियन के अंदर वो मेजर किया जाता है। तो ये अगर मोर देन 5 पीपीटी रहेगा फ्रेश वाटर एंड 30 to 35 पीपीटी इन सी एंड ओशियन, इसी तरह से 100 पीपीटी सम हाइपर सलाइन लगून्स, तो वो जो ये रहेगा डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो मोर देन 5 पीपीटी होना चाहिए फ्रेश वाटर के लिए। ठीक इसी तरह 30 से 35 पीपीटी होना चाहिए सी वाटर, समंदरी पानी के लिए, ओशियन के लिए। ठीक इसी तरह 100 पीपीटी सम हाइपरसलाइन लगून्स के लिए, हाइपरसलाइन लगून्स जहां पर मौजूद होते हैं उनके लिए ये होना चाहिए 100 पीपीटी। इस तरह उसकी रेंज दी हुई है। यूरी हेलाइन कहेंगे हम वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जहां पर पानी की वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जिस तरह से टेम्परेचर को हमने यूरी थर्मल कहा था, ठीक इसी तरह जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज है, जैसे हाइयर पीएच है, हाइयर डिजोल्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, तो उसको हम कहेंगे यूरी हेलाइन, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। स्टेनोहेलाइन, इसको हम बोलेंगे नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। तो ये दो टर्म्स यहाँ पे याद रखना है, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन उसको कहा जाता है कि जानदार जो है तो कम रेंज वाले डिजोल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर नमू पाते हैं। इसी तरह यूरी हेलाइन ये है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को। तो इस तरह से पानी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंट हमने अभी देखे कि किस तरह से पानी का जो इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आबी जानदार हो या फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल, उनके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है तीसरा जो फैक्टर है वो है लाइट का मेजर अबायोटिक फैक्टर के अंदर। तो जो लाइट है जिसे हम रोशनी कहते हैं, ये लाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानदारों के लिए। जो माहौल के अंदर जितने भी जानदार रहते हैं, खुसूसन जो नबातात है, ये नबातात लाइट की मौजूदगी में या सनलाइट की मौजूदगी में जो सबसे अहम काम है फोटोसिंथेसिस या फिर शुआई तरकीब, ये अंजाम देते हैं। तो लाइट किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे हम। यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्लांट्स है इकोसिस्टम के अंदर मेजर जो प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं, जो गिजा की या फिर तवानाई के तैयार करदा जो कहलाते हैं प्रोड्यूसर, वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ये यूज करते हैं लाइट को किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। तो ये जो लाइट है ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम के अंदर लाइट ये अबायोटिक फैक्टर है, लेकिन अबायोटिक फैक्टर होने के साथ साथ ये जो लाइट है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे एंटायर इकोसिस्टम के लिए। तो लाइट का इम्पोर्टेंट हमें पता चल गया कि नबातात के लिए जहाँ पर ये शुआई तरकीब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह एंटायर इकोसिस्टम के लिए, तमाम इकोसिस्टम के लिए लाइट ये एक एनर्जी का, तवानाई का जरिया साबित होता है। ठीक इसी तरह फोटोसिंथेसिस ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, शुआई तरकीब का जो अमल है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट के मौजूदगी में या फिर लाइट के हाजिरी में अमल में अंजाम पाएगा। और जो छोटे प्लांट रहेंगे जिसे हम हर्ब्स या शर्ब्स कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, जो शैडो एरिया के अंदर रहेंगे, जो प्लांट ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं उनके शैडो, उनकी छाव के अंदर, उनके साए के अंदर मौजूद रहेंगे, उन तक ये शर्ब्स हर्ब्स के यहाँ तक लाइट जो है तो कंप्लीट नहीं पहुंच पाती। तो क्या होता? स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच पाती है। जितनी लाइट रिक्वायर्ड है, जितनी तवाना रोशनी की जरूरत है, उतनी रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती। तो वो क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक इसी तरह फॉर एनिमल, अब यहाँ पे एनिमल का जिक्र किया गया है। जानदारों के अंदर जो एनिमल्स है, डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन हैपन्स इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। लाइट इंटेंसिटी की कमी या ज्यादती की वजह से या उसके ड्यूरेशन के लाइट फोटो पीरियड जिसे हम कहते हैं उसका ड्यूरेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर ये वेरिएशन होगा, सीजनल वेरिएशन जो है तो अमल में आएगा। फोटो पीरियड आर क्लूज फॉर टाइमिंग। फोटो क्लूज ये जो है लाइट का जो फोटो पीरियड है, वक्फा है, वो क्लूज रहेगा एक टाइमिंग किसके लिए? जानदारों के लिए। फॉर विच एक्टिविटी? फॉर फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। ये तमाम एक्टिविटी जानदारों की यहाँ पर दी गई है। फॉरेजिंग, हम शिकारखोरी को या दीगर जानदार जो शिकार करते हैं उनके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी की मौजूदगी में ही वो शिकार अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कुछ जानदारों के अंदर मखसूस फोटो पीरियड के अंदर या मखसूस लाइट के अंदर वो अपनी ये एक्टिविटी को अंजाम देंगे। ठीक इसी तरह माइग्रेशन, जिसे हम हिजरत कहते हैं, जो बर्ड्स है इनके अंदर खास करके ये पाया जाता है। माइग्रेशन एक हिजरत की एक्टिविटी है जो ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर या परिंदों के अंदर ये एक्टिविटी पाई जाती है, जो प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में होती है। इसी तरह जो लाइट है ये क्लोजली लिंक्ड है विद दैट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है ये सन है। इसी तरह टेम्परेचर का जो सोर्स है वो भी सन है। सिंस सन इज सोर्स फॉर बोथ, इसीलिए सूरज जो है तो टेम्परेचर और लाइट का ये मंबा है। यहाँ से ये लाइट और टेम्परेचर ये कंट्रोल होता है। तो ये जो लाइट है ये क्लोजली लिंक्ड विथ टेम्परेचर से रिलेटेड है।
अब जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है सॉइल। सॉइल भी इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट अहम जुज है। सॉइल जो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो हम यहाँ पर इसको स्लाइड के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही है जो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 296 के ऊपर मौजूद है। The nature and properties of soil are dependent on the climate. क्लाइमेट जो मौसम रहेगा इसके ऊपर डिपेंड रहेगा सॉइल का नेचर, सॉइल की खासियत, द वेदरिंग प्रोसेस, और इसी तरह से मौसम का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन। अब यहाँ पे एक सॉइल की या मिट्टी की खुसूसियत दी हुई है कि अगर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये मिट्टी की एक खुसूसियत है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक आपको 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी है कि जो मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी वो जो है तो फसल के लिए बहुत उम्दा रहेगी। These characteristics along with pH, mineral composition and topography determine the vegetation of an area। वहाँ का जो वेजिटेशन रहेगा वो इसके ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मौजूद रहेगा या इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वेजिटेशन इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल। ठीक इसी तरह वहाँ का जो वेजिटेशन होगा या नबातात का जो हिस्सा या सब्ज़ारा वहाँ सब्ज़ा मौजूद रहेगा, वहाँ पर कौन से एनिमल पाए जाएंगे वहाँ का वेजिटेशन ये डिसाइड करेगा। द अबायोटिक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ हैबिटाट आल्सो शो कंसिडरेबल डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन। इसी तरह जो गैर हयाती अज्जा है इन्वायरमेंट में, ये वहाँ के हैबिटाट, इसी तरह कंसिडरेबल डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन, वहाँ के जो भी मौसमियाती तब्दीली होगी उसको वो जाहिर करेगा। द प्लांट्स एंड एनिमल मस्ट एडॉप्ट टू दीज चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फ्लरिश इन द हैबिटाट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। उनके इर्तिका के दौरान और उनके सर्वाइव करने के दौरान या ज़िंदगी की बका के दौरान ये तवाफुक को जाहिर करेगा एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। मेनी स्पेसीज हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल environment that permit all biochemical reactions and physiological function to proceed with optimum rate and allow the species to flourish. The organisms try to maintain the constancy of its internal environment. होमियोस्टेसिस जिसे हम कहते हैं, होमियोस्टेसिस उस टर्म्स को कहा जाता है कि अंदरूनी जो एक्टिविटी है, अंदरूनी जो टेम्परेचर है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसको कंट्रोल करना होमियोस्टेसिस कहलाएगा। डिस्पाइट वेरिएशन इन द एक्सटर्नल, इसी तरह जो बैरूनी खुसूसियत है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, बैरूनी माहौलियाती हालात, टू सर्वाइव एंड फ्लरिश इन एनी एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म मस्ट अडॉप्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट फॉर विच देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये तमाम जितने सीरियल से यहाँ पे चार से 5 खुसूसियत दी हुई है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेकर। उसमें सबसे पहली है रेगुलेट किस तरह से करेंगे? सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब ये रेगुलेट करेंगे अपने टेम्परेचर को, अंदरूनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को और अपनी बिहेवियर को लेकर, विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो इंश्योर करेंगे
जो तय करेंगे मखसूस टेम्परेचर को या फिर एक फिक्स टेम्परेचर को। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ETC, इसी तरह ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे मैमल्स जो होते हैं, इसी तरह मैमल्स के अलावा जो बर्ड्स होते हैं ये थर्मो रेगुलेट कहलाते हैं। और ये प्रोसेस थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन तमाम जानवरों के अंदर, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो पॉसिबिलिटीज है वो है कन्फर्म। मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। कुछ जानवर इंटरनल इन्वायरमेंट को, अंदरूनी माहौलियाती कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ साथ ये चेंज होता है, तब्दील होता है। इन एक्वेटिक एनिमल जैसे कि पानी के जानदार है, द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस विथ दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। जो वहाँ का वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसके साथ उनका बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज हो जाएगा। These animals and plants are simply conformers। तो ये जानदारों के अंदर जो तब्दीली होंगी एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ, वो तमाम जानदार कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। Some species have evolved the ability to regulate within a limited range of environmental condition। कुछ जानदार ये अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेकर, बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। If the stressful environment is localized or only for a short period of time, the organism may migrate or suspend its activity। तो यहाँ पे अगर वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपनी इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन को, तो वो वहाँ से क्या होंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, वहाँ से हिजरत कर लेंगे या फिर वो उसको सस्पेंड कर देंगे एक्टिविटी को। तीसरी पॉसिबिलिटी है माइग्रेट। The organism can move away temporarily from the stressful habitat। जो वहाँ का हैबिटाट रहेगा, रहने की जगह या मस्कन रहेगा, अगर वो स्ट्रेसफुल रहता है, तनाव से भरपूर रहता है टेम्परेचर को लेके या फिर और दूसरी कंडीशन को लेके, तो वहाँ पर अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। तो वहाँ के जो जानदार रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, ये माइग्रेट करेंगे, हिजरत करेंगे, जहाँ पर सूटेबल उनको इन्वायरमेंट मिलेगा वहां पर वो हिजरत करेंगे और बाद में वो रिटर्न हो जाएंगे जो स्ट्रेसफुल पीरियड है ये खत्म होने के बाद। मेनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। जैसे कि हम जानते हैं कि परिंदों के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है माइग्रेशन की, तो विंटर सीजन के अंदर मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। ये बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र और लंबी डिस्टेंस को, फासले को तय करके माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं। चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, सॉइल के अंदर पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं सस्पेंड की। इन प्लांट सीड्स सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस। सीड्स को लेकर है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. In animals, the organism, if unable to migrate, may go into hibernation during winter. Example यहाँ पे polar bear. Some snails and fish go into acidivation to avoid summer heat. अब यहाँ पे जो सस्पेंड है, सस्पेंड हम कहते हैं कि उस कंडीशंस को नहीं संभाल पाना और उसको उस दौरान जो एक्टिविटी होगी उसको सस्पेंड कर देना, उसको नहीं अंजाम देना। तो इसमें यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की एक एक्टिविटी है, फिश की, इसी तरह स्नेल की है और पोलार बियर की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो सीड डॉर्मेसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सीड डॉर्मेसी कब होगी, जब
कोई भी जर्मिनेटिंग सीड्स है ये अपनी एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये अंजाम देकर वहाँ पे वो अच्छी तरह से नमू नहीं पाएगा तो सीड डॉर्मेसी हो जाएगी। ठीक इसी तरह जानदारों को लेकर वहाँ पे अगर बर्ड्स माइग्रेट नहीं हो पाते इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेकर तो वहाँ पर हाइबरनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल है पोलर बियर, सम स्नेल एंड फिश है वो एसिटिवेशन टू अवॉइड समर हीट, समर हीट को एसिटिवेट करेंगे वो। देखें कि मेजर अबायोटिक फैक्टर किस तरह से असरअंदाज होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर और वहाँ के हैबिटाट और जानदारों के ऊपर। तो ये सॉइल का जो पॉइंट है ये लास्ट वाला, ये आपको स्लाइड के जरिए से बताया गया है क्योंकि तमाम जो पॉइंट है उसमें थ्योरेटिकल है, जो 4 पॉइंट हमने अभी देखे हैं। तो उस स्लाइड को देखकर आप वो पॉइंट कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।